हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे, जिसका जो पहला लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन के ऊपर था। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन हमने पूरा देखा था, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसका क्या यूजेज है। तो हम सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में देखी थी। उसके बाद मैंने जो लेक्चर नंबर 2 था वो मैंने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर स्टार्ट किया था, और आज हम उसी लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने पढ़ा था, उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि यूवी विजिबल की जो रेंज रहती है लाइट की, वो रेंज क्या रहती है। तो हमने सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने स्पेक्ट्रम बताया था। उसमें मैंने डिफरेंट जो रेस थी, यूवी रे थी, एक्सरे थी, विजिबल थी, गामा रेस थी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब मैंने यूवी में आपको ये बताया था कि यूवी विजिबल की क्या क्या रेंज होती है, जिसमें मैंने यूवी का 200 से 400 नैनोमीटर बताया था और विजिबल 400 से 800 नैनोमीटर बताया था। फिर इसके बाद मैंने यूवी को और भी क्लासीफाई किया था। नियर यूवी किसको बोलते हैं, वैक्यूम यूवी किसको बोलते हैं, फिर फार यूवी किसको बोलते हैं, सनबर्न किस यूवी लाइट से होता है, और इसके बाद हमने देखा था ब्लैक लाइट किसको बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जीपेट में कई बार क्वेश्चंस आता है वैक्यूम यूवी का मतलब क्या है। तो वेवलेंथ लिखी रहेगी बिलो 200 नैनोमीटर, अबव 200 नैनोमीटर, बिटवीन 350 टू 400। तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो यहाँ से आप 2-3 बार याद करोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। फिर हमने देखा था कि यूवी जो एक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं वो यूवी के साथ क्या करते हैं, जब उसके अंदर यूवी लाइट पास की जाती है उस सॉल्यूशन के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर, तो वो यूवी लाइट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो यूवी इनएक्टिव रहते हैं उसमें लाइट जितनी आप पास करते हो उतनी ही लाइट पास हो जाती है पूरी की पूरी। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। फिर मैंने बताया था जो यूवी एक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो लाइट का एब्जॉर्ब करने के बाद वो लाइट के साथ क्या क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, या वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ इमिशन करते हैं, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसमिट हो जाते हैं कंपाउंड। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर आप मेरा वीडियो पार्ट फर्स्ट देखोगे तो आपको समझ में ईजीली आ जाएगा। फिर हमने एब्जॉर्प्शन बैंड के बारे में पढ़ा था, जिसमें KBRE बैंड मैंने बताए थे कि एक बैंड कहाँ आता है, बी बैंड कहाँ पे आता है, आर बैंड क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। किस बैंड के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, किस बैंड के अंदर सबसे कम एनर्जी लगती है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बताया था। यूवी के अंदर मोस्टली 4 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, सिग्मा, सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। इसके बाद हमने एन पाई स्टार, ये सारे ट्रांजिशन हमने देखे थे। कौन सा ट्रांजिशन स्ट्रॉन्ग रहता है, किस में ज़्यादा एनर्जी लगती है, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा आता है, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम आता है, किस कंपाउंड के अंदर कौन से ट्रांजिशन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले के अंदर कौन से ट्रांजिशन होते हैं, लोन पेयर के जो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर लोन पेयर रहता है उनके अंदर कौन से ट्रांजिशन होते हैं, सिंगल बॉन्ड के अंदर कौन से ट्रांजिशन होते हैं। ये सब चीज़ें हमने अच्छे से देखी थी अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर, और एग्ज़ाम में इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैंने आपको क्रोमोफोर और युग्जोक्रोम जो ग्रुप होते हैं उनके बारे में बताया था। क्रोमोफोर कौन से ग्रुप होते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं, और युग्जोक्रोम है वो क्रोमोफोर की क्या हेल्प करते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी। फिर हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा था। 4 टाइप की केमिकल शिफ्ट रहती है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक और आपकी हाइपोक्रोमिक। ये सारी शिफ्ट पढ़ी थी, किस शिफ्ट के अंदर क्या क्या होता है, रेड शिफ्ट किसको बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आज के वीडियो के अंदर हम लैम्बर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बियर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है, वो सब चीज़ें हमने पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे वुडवार्ड फिशर रूल क्या है, किस तरह से वेवलेंथ कैलकुलेट की जाती है स्ट्रक्चर देख के। फिर इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पूरा ऊपर से, कि उसके अंदर कौन कौन से यूवी लाइट के सोर्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से मोनोक्रोमेटर यूज किए जाते हैं, क्यूवेट्स कैसी होती है, डिटेक्टर कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये लैम्बर्ट्स और जो बियर्स लॉ भी हम पढ़ने वाले हैं, ये दोनों लॉ किस टेक्निक्स के रिलेटिव है। तो ये यूवी में हम पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में ऑप्शन में नीचे आपको IR भी दिया रहेगा, NMR, एक्सरे। तो ये यूवी में हम पढ़ते हैं लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ के बारे में।
और बी फार्मा जैसे एग्ज़ाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है जो सब्जेक्टिव पेपर में कि लैम्बर्ट्स लॉ को डिफ़ाइन कीजिए, बीएस लॉ को डिफ़ाइन कीजिए, डिफरेंस बताओ लैम्बर्ट्स लॉ और बीएस लॉ में, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन से कि लैम्बर्ट्स लॉ है क्या। तो व्हेन द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, तो यहाँ पे याद रखना मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मतलब मोनो मतलब एक सिंगल वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है, तो इसको व्हेन द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आर पास थ्रू द होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडिया, जब हम सिंगल वेवलेंथ वाली जो बीम है रेडिएशन की यूवी की हम पास करते हैं एक होमोजीनियस एब्जॉर्प्शन मीडिया के अंदर। होमोजीनियस का मतलब हुआ कि एक ही टाइप के कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होता है उसको होमोजीनियस एब्जॉर्प्शन मीडिया बोलते हैं। इसके बाद बोला था रेट ऑफ डिक्रीजिंग इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विथ थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडिया, तो जो आपने रेडिएशन पास की है उस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी वो डिक्रीज होगी किसके साथ, उसकी थिकनेस के साथ। जो आपने मीडिया जिस सॉल्यूशन जिस क्यूवेट के अंदर आपने मीडिया भरा है, तो ये जो सॉल्यूशन की जो थिकनेस है इस थिकनेस के साथ क्या होगी, ये इंटेंसिटी जो आपने मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डाली है ये रेडिएशन की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी किसके साथ, ये थिकनेस के साथ। जैसे थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी रेडिएशन की इंटेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो यहाँ इंटेंसिटी कम हो गई, यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा थी। जैसे जैसे सॉल्यूशन की थिकनेस बढ़ी और इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो गई। ये इंसिडेंट बीम है, ये ट्रांसमिटेड बीम है। ये सब चीज़ें मैं आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर बता चुका हूँ। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है, लैम्बर्ट्स लॉ यही बोलता है जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन हम पास करते हैं किसी होमोजीनियस मीडिया के अंदर से, तो जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है उसकी जो इंटेंसिटी वो डिक्रीज होती है उसके थिकनेस के साथ। जो मीडिया की जो थिकनेस बढ़ती है उसके साथ उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सिंपल सा है लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में। अब इसका कई बार एक फार्मूला एग्जाम में फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो बहुत ईजी फार्मूला है, वो याद कर लो। ये आपकी जो बीम है ट्रांसमिटेड बीम और ये इंसिडेंट बीम है, और फार्मूला ये बोलता है कि E माइनस के एक्स। तो यहाँ पे ये जो x दिख रहा है आपको, ये x क्या थिकनेस बताता है, I0 क्या बताता है आपका इंसिडेंट बीम, और T ट्रांसमिटेड बीम है। तो ये फार्मूला याद रखना, ये लैम्बर्ट्स लॉ का है। अब हम देखेंगे बीयर्स लॉ के बारे में। तो बीयर्स लॉ लैम्बर्ट्स लॉ में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, फार्मूले में भी थोड़ा सा डिफरेंस है और आपका डेफिनेशन में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो अब हम बीयर्स लॉ के बारे में देखेंगे। तो बीयर्स लॉ क्या बोलता है, तो व्हेन द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, ये भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की बात करता है। व्हेन द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आर पास थ्रू द होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडिया, तो ये भी एक एब्जॉर्बिंग मीडिया की बात करता है, होमोजीनियस रेडिएशन की बात करता है, जैसे कि लैम्बर्ट्स लॉ कर रहा था। द रेट ऑफ डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद द सॉल्यूशन एंड इट्स कंसनट्रेशन। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। जो लैम्बर्ट्स लॉ था वो बोल रहा था जो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की वो थिकनेस के साथ हो रही है, बट ये बीयर्स लॉ क्या बोल रहा है कि नहीं, थिकनेस के साथ नहीं, जो आपने सॉल्यूशन लिया उसकी कंसनट्रेशन के साथ वो उसकी डिक्रीज हो रही है इंटेंसिटी। तो देखो यही बात कर रहा है कि पहला वाला जो लॉ था वो बोला था ये जो सॉल्यूशन की कितनी थिकनेस है इस थिकनेस के साथ डिपेंड करता है, पर बीयर्स लॉ बोलता है नहीं, आपने सैंपल की कंसनट्रेशन कितनी ली है उस कंसनट्रेशन के साथ इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, इसकी इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, इस तरह से इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो ये जो डिक्रीज हो रही है इंटेंसिटी, तो ये इंटेंसिटी डिक्रीज किसके साथ हो रही है, ये आपने होमोजीनियस मीडिया लिया है, इसकी कंसनट्रेशन कितनी है। जैसे मैं आपको बताऊँ, आपने एक सैंपल ले लिया पैरासीटामोल का PCM का, तो आपने एक 2 माइक्रोग्राम mcg का ले लिया, एक 4 mcg का ले लिया और एक 10 mcg ले लिया। तो ये जो 2 mcg 4 mcg 10 mcg ये क्या कंसनट्रेशन बढ़ रही है। तो 10 mcg से जब रेडिएशन पास होगी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होगी कंपेयर टू 2 mcg सॉल्यूशन में। तो इस तरह से ये सिंपल सा डिफरेंस है। बीयर्स लॉ बात करता है कंसनट्रेशन की, इसको भूल जाओ कई बार एग्जाम में कि लैम्बर्ट्स लॉ कंसनट्रेशन की बात करता है, बीयर्स लॉ करता है, तो भूल जाओ। तो आप याद रखना बियर तो आपने ज़रूर कभी ना कभी पी होगी। तो बियर क्या होता है, बियर की कंसनट्रेशन होती है, इसके अंदर अल्कोहल रहता है 10 से 12%। तो ऐसे मैंने याद रखा बियर मतलब कंसनट्रेशन। तो बीयर्स लॉ जो बात करता है कंसनट्रेशन के रिलेटिव, और लैम्बर्ट्स लॉ किसकी बात करता है, लेंथ थिकनेस के रिलेटिव। तो इस तरह से आप डिफरेंस याद कर सकते हो, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अभी जो बीयर्स लॉ इसका फॉर्मूला देखोगे तो वैसा ही फॉर्मूला है, ये ट्रांसमिटेड बीम है I0, जो इंसिडेंट बीम है ये E ऊपर माइनस ये, और यहाँ पे K, वहाँ डायरेक्ट X था तो यहाँ C आ गया और यहाँ X भी आ गया, तो यहाँ C कंसनट्रेशन को बताता है। इतना सा ही डिफरेंस है दोनों के फॉर्मूला में। तो आपको बीयर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ दोनों के बारे में अच्छे से पता चल गया, इतना ही इसके बारे में याद रखना। ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।
अब हम देखेंगे इनकी लिमिटेशन क्या है। तो जब मैं बी फार्मेसी का जो एग्ज़ाम दे रहा था फाइनल ईयर का, तो उसमें आया था कि बीयर्स लॉ और लेमर्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। तो उस टाइम लिमिटेशन याद करना बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्या था मुझे याद था। तो क्या लिमिटेशन है, तो बीयर्स लॉ, लेमर्स लॉ थिकनेस और कंसंट्रेशन की तो बात करते हैं कि वेवलेंथ डिक्रीज होती है थिकनेस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, बट ये बात नहीं करते कि पीएच कैसे अफेक्ट करता है, सॉल्यूशन का जो पीएच किस तरह से अफेक्ट करता है इसके वेवलेंथ को, टेम्परेचर कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का, उसके बारे में ये बात नहीं करते। सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन के बारे में बात नहीं करते, सॉलिड सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के साथ बात नहीं करते, उनके बारे में बात नहीं करते। तो कुछ ये प्रॉब्लम है, वो सिर्फ मोनोक्रोमेटिक की ही बात क्यों करते हैं, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन पास करेंगे तब क्या होगा, तब एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज होगी, उन सब के बारे में ये सब चीज़ें बात नहीं करते हैं। तो ये ही इनकी लिमिटेशन है, जो आप एक दो बार पॉइंट याद करोगे इजीली याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बारे में। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया, जीपेट जैसे एग्ज़ाम में, कि मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की यूनिट क्या है, ये पूछा गया, ये किसको बताता है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। और ये भी पूछा गया है कि मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होगा, आपको सोल्व करना पड़ता है क्वेश्चंस, इजी इसकी कैलकुलेशन भी रहती है। तो क्या है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, तो वो हम जानेंगे। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग ड्रग का आपने जब यूवी की स्टडी की होगी, तो अलग अलग ड्रग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ पे, वो सब कौन बताता है, वो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बताता है। तो देखो, इट इज़ मेजर हाउ स्ट्रॉन्गली केमिकल स्पीसीज और सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट एट पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर जो एब्जॉर्प्शन करता है लाइट का, वो सब कौन बताता है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। जैसे कि कोई ड्रग है, तो यहाँ पे आपको पता है यूवी स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन रहता है, यहाँ पे वेवलेंथ रहती है। तो सपोज करो कोई एक बेंजीन है या फिर कोई ऐसा ड्रग है, तो उसने 250 वेवलेंथ पे एकदम मैक्सिमम पीक इसकी गई, फिर पीक नीचे आ गई। तो जो पर्टिकुलर 250 पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये केमिकल की खुद की करेक्टरिस्टिक है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक कौन बताता है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बताता है। मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अपने को पता चल जाएगा, तो अपने को मालूम पड़ जाएगा ये कौन सा कंपाउंड है। तो क्वेश्चन आता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछते हैं। तो देखो, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को ईटा से बताया जाता है, इसको ईटा ही बोलते हैं आई थिंक। और इसका जो फॉर्मूला कैसा है, तो आपको जो बीयर्स जो लॉ था उसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया था। बीयर्स लॉ एब्जॉर्प्शन को बताता है, एब्जॉर्प्शन बराबर क्या है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये आपकी क्या है, ये डिस्टेंस है, लेंथ है जो आप सॉल्यूशन की, और ये कंसंट्रेशन है, ये क्या है, बीयर्स लॉ है। तो ये जो ई दिख रहा है, ये मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं अरेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, ये ईटा है, ये ई ए अपॉन एल सी। तो ये ए क्या है, एब्जॉर्प्शन है, और एल क्या है, एल है डिस्टेंस ट्रेवल लाइट जो सॉल्यूशन के अंदर करती है वो, सी आपकी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की। तो ये जो फॉर्मूला ये किसका है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का है। तो आपको पता है ये ए है एब्जॉर्प्शन, ये यूनिट लेस पैरामीटर है, इसका कोई यूनिट नहीं रहती है। तो अगर मैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की यूनिट निकालूँ, तो देखो ये लेंथ है, तो लेंथ की क्या रहेगी, आपको पता है सेंटीमीटर रहेगी, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो कंसंट्रेशन उसको हम मोल से डिफाइन करते हैं, तो क्या है, यहाँ मोल आ जाएगा। तो ये नीचे है, तो इसको ऊपर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इन्वर्स एंड मोल इन्वर्स। तो ये जो यूनिट दिख रही है, ये यूनिट किसकी है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की है, और एग्जाम में जीपेट में पूछा गया था। तो आप इसका फॉर्मूला देख लो, कई बार एग्जाम में दिया रहेगा कि एक ड्रग है या कोई सब्सटेंस, इसका एब्जॉर्प्शन इतना दिया हुआ है, उसकी वेवलेंथ इतनी है, कंसंट्रेशन इतनी दी हुई है, तो इसका मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होगा। कहीं पर मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दिया रहेगा, लेंथ दी रहेगी, कंसंट्रेशन दी रहेगी, एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब हम स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस क्या रहता है, तो अगर आप देखोगे कि स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने किसी चीज़ का क्राइटेरिया डिफाइन करके रखा है कि हमें इस टाइप की स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। तो उसी के ही रिलेटिव ये है, जैसे कि स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस मतलब इसका ये हुआ कि एक ड्रग है जिसका 1% हम सॉल्यूशन लेते हैं, 1% कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाते हैं, और जो यूवी की पाथ लेंथ है वो भी हम उसकी 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो इस 1% कंसंट्रेशन 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ के ऊपर उसकी एब्जॉर्बेंस कितनी आएगी उस ड्रग की, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस। सिंपल सा है, आपको हल्के से एक
आइडिया रहना चाहिए माइंड में कि स्पेसिफिक की बात हुई तो इसका मतलब क्या हुआ। और दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट क्या है। तो एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट क्या होता है, सिंपल है। एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट मतलब क्या है कि जो एब्जॉर्बेंस है उसको हम पाथ लेंथ से डिवाइड कर लेंगे तो एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एब्जॉर्बेंस दी हुई है किसी ड्रग की तो उसका एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट क्या होगा, तो उसका पाथ लेंथ आपको डिवाइड करनी है। तो ये छोटे जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको याद करनी पड़ेगी, कई बार सिंपल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर। अब हम पढ़ेंगे वुडवार्ड-फिशर रूल्स के बारे में। तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये जो वुडवार्ड-फिशर रूल्स है ये कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी से एसोसिएट है, तो ये यूवी के साथ एसोसिएट है। आपको पता होना चाहिए कि यूवी के अंदर में इसको पढ़ते हैं। अब ये वुडवार्ड-फिशर का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक प्रिडिक्ट किया कि अगर हमें किसी भी केमिकल सब्सटेंस जिसको हम यूवी में हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जिसकी हम लेमडा मैक्स निकालना चाहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर अगर हमें पता है तो हम उसको स्ट्रक्चर को देख के ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि यूवी के अंदर मिनिमम इसकी इतनी लेमडा तो आएगी, वेवलेंथ इतनी तो आएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 एक न्यूक्लियस लिए, उसके बेसिस पे उन्होंने लेमडा कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो देखो इसमें इन्होंने 3 कौन से न्यूक्लियस लिए, तो पहला लिया होमोडाइन। तो होमोडाइन किसको बोलते हैं, जैसे कि ये 6 मेंबर की रिंग दिख रही है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। इस टाइप की जो रिंग सिस्टम रहती है इसको बोलते हैं होमोडाइन। तो उन्होंने बोला ये होमोडाइन जब किसी भी केमिकल स्पीसीज के अंदर है तो उसके अंदर हम 253 नैनोमीटर तो वेवलेंथ आएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे माइक्रोमीटर लिखा, ये सब गलत है, इसको आप सही कर लेना। ये सब क्या है, नैनोमीटर है। तो अगर होमोडाइन है तो इसके अंदर 253 आएगी। फिर उन्होंने बताया था जब ये डबल बॉन्ड जहाँ से ख़त्म होते हैं वहाँ से हम इसको कट करते हैं, जिसको हम रिंग रेजिड्यू बोलते हैं, तो एक रिंग रेजिड्यू का कितना रहता है, 5 रहता है। तो यहाँ पे 2 रिंग रेजिड्यू है तो यहाँ पे 2 और 10 नैनोमीटर और जुड़ जाएगी। तो अगर मैं पूछूं होमोडाइन की यूवी के अंदर लेमडा कितनी आएगी, तो आप बोल सकते हो 263 आएगी अकॉर्डिंग टू वुडवार्ड-फिशर रूल। अगर आप रियल में अगर यूवी के अंदर जाके चेक करोगे होमोडाइन न्यूक्लियस का तो आपको 263 के अराउंड ही आपको लेमडा मिलेगी, मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसके बाद अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है जीपेट में, तो वो हम देखेंगे। तो अभी मैं एक होमोडाइन न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये आपका होमोडाइन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन है। अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें आप लेमडा कैलकुलेट करके बताओ अकॉर्डिंग टू वुडवार्ड-फिशर रूल्स, तो आप कैसे करोगे, तो इसके अंदर आपको देखना है ये न्यूक्लियस कौन सा, तो होमोडाइन है। होमोडाइन है तो आप क्या करोगे, 253 नैनोमीटर पहले से आपने लिख लिया। उसके बाद आप देखोगे इसके अंदर रिंग रेजिड्यू कितने, तो 1 और ये 2 रिंग रेजिड्यू, तो आपने 2 इसमें जोड़ दिए, 10 मतलब जोड़ दिया अपने नैनोमीटर। फिर आप देखो यहाँ क्लोरीन हो और मिथाइल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ये पूरा फॉर्मूला देखोगे इसके अंदर देखो क्लोरीन और मिथाइल जब कभी जुड़े रहते हैं तो एक क्लोरीन का 5 नैनोमीटर हम जोड़ देते हैं और मिथाइल का भी 5 नैनोमीटर जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक क्लोरीन है और मिथाइल है तो 10 नैनोमीटर और जोड़ देंगे। तो अब इसका कैलकुलेट करोगे तो आपको 273 के करीब इसकी लेमडा आपको मिलेगी। तो ये आप ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब उन्होंने जो दूसरा न्यूक्लियस बताया था वुडवार्ड-फिशर ने, वो था हेट्रोडाइन। तो हेट्रोडाइन किसको बोलते हैं, देखो ये 2 रिंग है, 2 रिंग सिस्टम है 6 मेंबर की, इस टाइप जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर ये पूरा ये सिंगल बॉन्ड ये पूरा, और एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे। तो इस टाइप का जो रिंग सिस्टम दिखे जिसमें 2 रिंग है, इसमें एक डबल बॉन्ड एक रिंग में, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरी रिंग में, इस सिस्टम को बोलते हैं हेट्रोडाइन। जहाँ पे भी आपको हेट्रोडाइन सिस्टम मिले तो वहाँ पे हम 215 नैनोमीटर हम जोड़ देंगे। अब इसके अंदर रिंग रेजिड्यू कितने आ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है तो 1, दूसरा यहाँ पे 2, 3, 4, इसके अंदर 4 रिंग रेजिड्यू आते हैं। तो यहाँ पे आप 20 जोड़ दोगे, क्योंकि एक रिंग रेजिड्यू का हम 5 नैनोमीटर जोड़ते हैं तो 4 है तो 20। तो आप यहाँ जोड़ोगे तो 235 इसकी लेमडा आ जाएगी अकॉर्डिंग टू वुडवार्ड-फिशर रूल। इसी तरह आप इसको कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे कि मैं यही एक एग्जाम्पल फिर से ले लेता हूँ। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे मैं इस टाइप का डबल बॉन्ड बार और लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दे रहा हूँ, ये मिथाइल ग्रुप है। तो मैं बोलूँगा इसकी आप लेमडा कैलकुलेट करके बताओ अकॉर्डिंग टू वुडवार्ड-फिशर रूल। तो पहले आपको देखना है ये होमोडाइन है या हेट्रोडाइन है, तो ये होमोडाइन नहीं है, ये हेट्रोडाइन है। तो हेट्रोडाइन है तो सिंपल सी बात है, हम कितना जोड़ेंगे 215। इसके अंदर रिंग रेजिड्यू कितने हैं, तो देखो रिंग रेजिड्यू 1, 2,
3 4 इसकी रिंग रेजिड्यू है, तो हम कितना जोड़ देंगे 20 जोड़ देंगे। मिथाइल ग्रुप एक जुड़ा हुआ है तो उसके हम कितना जोड़ते हैं 5 नैनोमीटर जोड़ते हैं, 5 मिथाइल के जोड़ दिए। फिर ये डबल बॉन्ड बार है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो अगर आप देखोगे इस पूरे स्ट्रक्चर में ये पूरा जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में कितने जोड़ते हैं हम, फिर 5 और जोड़ते हैं। तो हम अब इसकी अब लेमडा कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 245 के करीब इसकी लेमडा आएगी। तो इस टाइप के जीपेन में क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये याद होना चाहिए कि होमोडाइन के लिए हम कितना लेते हैं, हेटेरोडाइन के लिए कितना देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अब जो नेक्स्ट उन्होंने न्यूक्लियस जो बताया था वो है ब्यूटाडाइन का। तो ब्यूटाडाइन किसको बोलते हैं, देखो ब्यूटाडाइन इसको बोलते हैं, ये CH है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH, ये आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड आता है। तो इस टाइप का जो सिस्टम रहता है, आप हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर लेना, यहाँ पे CH2 आ जाएगा और यहाँ पे CH ही रहेगा और लास्ट में CH2। तो इस टाइप का जो सिस्टम रहता है इसको हम बोलते हैं ब्यूटाडाइन। तो जहाँ पे भी सिंगल चेन सिस्टम दिखता है ब्यूटाडाइन, तो वहाँ पे हम 217 जोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्यूटाडाइन। तो जहाँ पे आपको ब्यूटाडाइन सिस्टम दिखे तो आप समझ जाना कि वहाँ पे हम लोग ब्यूटाडाइन वाला नैनोमीटर वाली लेमडा लेंगे 217। एक और एग्जांपल लेंगे जिसका आपको बताना है कि लेमडा कितनी आएगी उसकी अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड-फिशर रूल। तो देखो ये रिंग है 6 मेंबर की और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे मैं एक और ऐसी रिंग सिस्टम बना देता हूँ। तो इसका लेमडा कितना आएगा, तो देखो पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये जो सिस्टम है ये कौन सा है। तो ये होमोडाइन है, होमोडाइन है क्योंकि 6 मेंबर की रिंग है और डबल बॉन्ड दोनों रिंग के अंदर है, तो 253 आपने जोड़ दिया। फिर इसके रिंग रेजिड्यू कितने रहेंगे, देखो यहाँ पे एक रिंग रेजिड्यू, ये बाईसाइक्लिक रहेंगे तो 2 2 2, तो बताया 4 रिंग रेजिड्यू 20 हो गए। अब देखो बाईसाइक्लिक के, तो देखो बाईसाइक्लिक के लिए यहाँ 15 और जोड़ देते हैं। तो अगर आप ये जोड़ोगे 15 तो आपको ऑलमोस्ट 290 के करीब ये आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये 6 मेंबर की रिंग है, ये डबल बॉन्ड है CH, फिर CH, ये डबल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन आप वैलेंसी पूरी कर लेना। अब मैं पूछूंगा कि इसका कितना होगा लेमडा। तो देखो ये आपको सिस्टम दिख रहा है, ये कौन सा सिस्टम है, तो देखो ये ब्यूटाडाइन सिस्टम है। तो ब्यूटाडाइन सिस्टम है तो ब्यूटाडाइन का कितना लेते हैं 217 लेते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें एक्जोसाइक्लिक रिंग भी है, तो एक्जोसाइक्लिक का कितना हम जोड़ते हैं, तो एक्जोसाइक्लिक का 5 जोड़ते हैं, तो 5 है। अब इसका रिंग रेजिड्यू है, तो हाँ इसका रिंग रेजिड्यू भी है। तो डबल बॉन्ड जहाँ खत्म होता है 2 रिंग रेजिड्यू, तो यहाँ 10 और जोड़ देंगे, तो ये ऑलमोस्ट आपका 233 के करीब लेमडा आ जाएगी। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो नीचे मैंने और बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे एक्जोसाइक्लिक है तो 5 जोड़ोगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहे हैं तो 30 जोड़ोगे। इसकी तरह आप नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच इन कॉन्जुगेशन साइड तो 5 जोड़ोगे। प्रेजेंस ऑफ युग्जोक्रोम ग्रुप, युग्जोक्रोम मतलब क्लोरीन मिथाइल मिथाइल ये सब, तो उसके लिए भी अलग अलग नीचे दिया हुआ है। जैसे कि ये OR मतलब जैसे मिथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस केस में आप 6 जोड़ोगे। SR मतलब सल्फर है, उससे से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और किसी होमोडाइन से अटैच है इस टाइप का, तो उस केस में हम क्या करोगे 30 जोड़ोगे। और NR2 जुड़ा हुआ है डाई मिथाइल अमीनो टाइप का ग्रुप, तो वहाँ 60 नैनोमीटर जोड़ोगे आप। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसके बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, बट आपको आइडिया होना चाहिए। वुडवर्ड-फिशर के ऊपर अभी नज़दीक में जितने भी जीपेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन तो नहीं आया है, बट कभी भी आ सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो फाइनली हम यूवी का जो सेकंड वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अब जो थर्ड वीडियो आएगा वो इंस्ट्रूमेंटल यूवी आएगा, जिसके अंदर में यूवी के जो सोर्स है, यूवी के सोर्स है, उसका इक्विपमेंट कैसा रहता है, वो सब हम चीज़ें पढ़ेंगे। उसके डिटेक्टर कितने टाइप के रहते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है यूवी की, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिर अपना यूवी ख़त्म हो जाएगा।